आपको पता है नीट में काफी बच्चों का सिलेक्शन सिर्फ इस वजह से नहीं होता है क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्ट आते हुए भी वो सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ नॉन चितवारी, ए थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सिली मिस्टेक्स क्या होती हैं, वो कैसे होती हैं और उनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं ताकि हम हमारे नीट में अच्छा मार्क्स कर सकें। सबसे पहली बात कि ये वीडियो किनको देखनी है। अगर आपकी बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हो रही हैं और वो ठीक नहीं हो रही है तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आपके मार्क्स एक जगह स्टक हो चुके हैं, वो नहीं बढ़ रहे हैं, तो भी आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि सिली मिस्टेक्स होती क्या है। सिली मिस्टेक्स कोई ऐसी मिस्टेक नहीं है जो अपने आप हो रही है। सबसे पहले तो आपको अपना इसका व्यू जो होता है कि सिली मिस्टेक्स को देखने का, वो बदलना पड़ेगा। सिली मिस्टेक्स वो मिस्टेक्स नहीं है जो अपने आप हो रही है, ये वो मिस्टेक्स हैं जो जाने अनजाने में आपकी ही किसी गलती की वजह से हो रही है। तो आपको वो गलती को आइडेंटिफाई करना है और उसको पेपर में करने से रोकना है कि अगर कोई भी रीजन है कि इस वजह से आपकी सिली मिस्टेक्स हो रही है तो उसको अभी आइडेंटिफाई करना है, जो मैं इस वीडियो में बता ही दूंगा। और उसको आपको ध्यान रखना है कि पेपर में आप वो गलती ना ही करो। तो चलो देखते हैं कि किस किस रीजन की वजह से सिली मिस्टेक्स हो सकती है। पहला आता है ओवर कॉन्फिडेंस। या तो आप पेपर में बहुत ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हैं, तो जल्दी जल्दी स्टेप छोड़ के क्वेश्चंस कर रहे हैं, या फिर और भी रीजन हो सकते हैं। दूसरा अंडर कॉन्फिडेंट है, आपने इतना पढ़ा ही नहीं है तो आपको थोड़ा डर भी लग रहा है, क्वेश्चन भी आप थोड़े से डरते डरते सोल्व कर रहे हो, तो भी एक रीजन हो सकता है। तीसरा आता है पुअर एग्जाम टेम्परामेंट। आपने एग्जाम इतने दिए ही नहीं है तो आपको पता नहीं है कि किस तरह से टाइम मैनेज करें, किस तरह से पेपर को सॉल्व करना है, वो सब रीजन हो सकते हैं। चौथा हो सकता है लैक ऑफ रिविजन। पढ़ा ही ढंग से नहीं है तो दो तीन ऑप्शंस के बीच में आप कंफ्यूज हो कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यार वहां पे ये पढ़ा था, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। लास्ट है लैक ऑफ मॉक टेस्ट एनालिसिस। मैं हमेशा कहता हूँ पेपर देने के बाद उसका एनालिसिस करना ही है। अगर आप नहीं करते हो तो आपको पता नहीं चलेगा क्या क्या आप गलती करते आ रहे हो, और सेम गलतियां आप रिपीट करते जाओगे। तो चलो चलो देखते हैं कि सिली मिस्टेक्स किस किस तरह की सिली मिस्टेक्स होती हैं मेजर जनरली। सबसे पहले आती है रीडिंग मिस्टेक्स। रीडिंग मिस्टेक्स जो होती है वो पेपर में लैक ऑफ अटेंशन की वजह से होती है। जैसे आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो, क्वेश्चन पढ़ने में आपने नोट, एक्सेप्ट, इनकरेक्ट, फॉल्स, ये ऐसे स्टेटमेंट्स आपने मिस कर दिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन का पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है। आप अपोजिट जो अपोजिट ऑप्शन है वो टिक करके आ जाओगे, आपको नोट, एक्सेप्ट, इनकरेक्ट, फॉल्स या इस तरह के सेंटेंस नहीं दिखते हैं। तो दूसरा होता है कॉन्सेप्चुअल कंफ्यूजन। ये होता है लैक ऑफ रिवीजन की वजह से। जैसे कि दो ऑप्शन सिमिलर है, अगर आपने रिवीजन ढंग से नहीं किया है तो आपको ऐसा रहेगा यार, जैसे कि एग्जांपल है एडीएच और एल्डोस्टेरोन का, इनके फंक्शंस के बीच में आपको ऐसा रहेगा यार एडीएच का था कि एल्डोस्टेरोन का था, क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया है तो दो ऑप्शंस आपको सेम लग रहे हैं। या फिर फॉर्मूला मिक्सअप हो गया, आपने ढंग से रिवाइज नहीं किया तो आपको याद ही नहीं है कि उस फॉर्मूले में आर स्क्वायर था या आर था, तो इस तरह से भी हो सकता है। तीसरा, जब असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन करते हैं तो उसमें जब दो ऑप्शंस, दो असर्शंस, दो स्टेटमेंट्स होते हैं हमारे पास, उनमें भी आप कंफ्यूज हो यार ये सही था, इसमें नोट था या नहीं था, तो वो लैक ऑफ रिवीजन की वजह से हो सकता है। तीसरा आता है कैलकुलेशन एरर। ये एरर भी अपन कर देते हैं। ये जनरली फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में दिखेगा क्योंकि इसमें ही कैलकुलेशन रहती है। ये इसका रीजन क्या हो सकता है। पहला तो क्योंकि पेपर में हम जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, तो जल्दी सॉल्व करने की वजह से अपन कुछ स्टेप्स जो होती है क्वेश्चन सॉल्विंग की, उसको मिस कर देते हैं, उस वजह से सॉरी एरर हो सकती है। दूसरा हो सकता है जगह कम पड़ती है तो अपन एक के ऊपर एक लिखेंगे तो वहां कंफ्यूज हो सकते हैं, तो वहां भी अपन ये गलती कर सकते हैं। अगली मिस्टेक होती है हमारी ओएमआर फिलिंग में। तो ओएमआर फिलिंग में क्या होता है, क्योंकि अपने पास टाइम कम रहता है, अपन जल्दी जल्दी ओएमआर भरने की वजह से अपनी एक्यूरेसी बिगड़ जाती है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, लास्ट में ओएमआर फिल करते हैं, तो कईयों का तो छूट ही जाता है ओएमआर, या फिर वो जल्दी जल्दी करने की वजह से एक बबल छूट जाता है तो सारे ही गलत हो जाते हैं, तो वो भी एक गलती होती है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा टाइम प्रेशर, एंग्जाइटी या अंडर कॉन्फिडेंस। ये क्यों आता है? ये हो सकता है या तो आपने टेस्ट की प्रैक्टिस ही कम करी है, आपने पेपर ही कम दिए है, तो आपको पता नहीं है कि किस तरह से टाइम मैनेज करना है पेपर के अंदर, किस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए, ओएमआर कब भरनी है, ये सब कुछ आपको पता ही नहीं है, तो तब भी आपकी सिली मिस्टेक्स हो सकती है। मेन चीज आती है कि ठीक है भाई, सिली मिस्टेक का रीजन ये है, अब करे क्या? सिली मिस्टेक को अवॉइड करना है। अवॉइड करने के लिए कुछ बातें बताता हूँ। सबसे पहली टिप जो है वो है कि क्वेश्चन रीडिंग रूल। क्वेश्चन रीडिंग रूल में ये करना है कि जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो आपको अंडरलाइन करनी है कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स। जैसे कि अगर उसमें कोई कीवर्ड्स दे रखा हो, कीवर्ड्स वही वाले, जैसे कि नोट, एक्सेप्ट, इनकरेक्ट, वो वाले कीवर्ड है तो आपको उसको अंडरलाइन करना है, ताकि पता रहे कि भाई ये चीज मेरे को भूलनी नहीं है, नोट वाली। ठीक है। दूसरा, डिमांड ऑफ क्वेश्चन। वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? पहली बात तो जैसे कि वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट हाईलाइट करना पड़ेगा या अंडरलाइन कर दो आप जब पढ़ रहे हो तभी, ताकि आपको पता रहे कि ये पूछा है। या फिजिक्स में कोई क्वेश्चन है तो उसमें लास्ट में क्या पूछा है वो पता रहना चाहिए आपको, कि वेलोसिटी पूछी है या कुछ भी पूछा है, तो वो आपको पता रहना चाहिए। इस वजह से आपको दो चीजें हाईलाइट करनी है। क्या? एक तो कीवर्ड्स, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड उसमें
क्वेश्चन में है। दूसरा डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, उसको भी आपको हाईलाइट करना है ताकि आपसे सिली मिस्टेक उसमें ना हो। दूसरा होता है टू पास स्ट्रेटेजी। टू पास स्ट्रेटेजी में क्या है, आपको पेपर को 2 पास में सोल्व करना है। फर्स्ट पास में आपको क्या करना है, वो क्वेश्चंस करने हैं जिसमें कोई हैवी कैलकुलेशंस नहीं है, या वो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है, आपको देख के लग जाएगा कि हाँ भाई फॉर्मूला लगाया सॉल्व। या फिर बायो के सिंपल क्वेश्चन से सीधे हो जाएंगे। फिजिक्स के भी इजी क्वेश्चन जो फॉर्मूला लगाया और सॉल्व हो गए। केमिस्ट्री वाले भी जो फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं जो इजीली फॉर्मूले से हो रहे हैं, उसमें ज्यादा कोई मेहनत की जरूरत नहीं है, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, या हैवी कैलकुलेशन है उनको छोड़ देना है। अभी आपको सिर्फ इजी क्वेश्चन या मॉडरेट क्वेश्चन करने हैं। एक बार जब आपने एक बार सारा पेपर में इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस कर लिए, फिर सेकंड पास में आपको वापस आना है और जो लेंदी क्वेश्चंस हो गए, कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गए, या कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जिन क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज हो रहे होते, उनको उस टाइम पे पहले फर्स्ट पास में उनको सबको छोड़ना है। सेकंड पास में जब आपके पास टाइम बच रहा है तब आपको करना है। ऐसे नहीं कि कोई क्वेश्चन एक लेंदी क्वेश्चन आ गया उसी में लगे हुए हैं, टाइम वेस्ट करे जा रहे हैं, या कुछ क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे हो आप तो उसी में लगे रह गए, 5 10 15 मिनट लगा रहे हो उसी को सोचने में। नहीं, जैसे आपको लगे यार ये तो बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, छोड़ा, अगले पे चले, आगे करते गए। इससे आपका मतलब जो क्वेश्चन आपको आते हैं कम से कम उनको तो कर ही दें, इसकी वजह से उनका टाइम तो नहीं खराब करे। तीसरा पॉइंट अपना फिक्स्ड बबलिंग स्ट्रेटेजी। अब बबलिंग स्ट्रेटेजी के लिए मैं बताता हूं आपको, जिस तरह से आप पेपर सोल्व करते हो, जैसे कि मैं करता था पहले बायो, फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो बायो में जैसे बॉटनी कर ली, तो बॉटनी करने के बाद फिर बॉटनी की ओएमआर बढ़ ली, फिर जूलॉजी कर ली, जूलॉजी की ओएमआर बढ़ ली, फिर केमिस्ट्री करी तो केमिस्ट्री की ओएमआर बढ़ दी, और फिजिक्स करी तो फिजिक्स की ओएमआर बढ़ ली। इस तरह से सब्जेक्ट वाइज में ओएमआर को फिल करता था। ऐसे नहीं कि पहले तो 2.5 घंटे में पेपर कर लिया, फिर आधे घंटे में बैठ के ओएमआर भर रहा हूँ फटाक फटाक से, उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो उस तरह से आपको नहीं करना है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इस तरह से करना है। या आप जिस तरह से भी करते हो उसको आपको जितना भी एक्सपेरिमेंट है कि भैया भाई मुझे नहीं बॉटनी और जूलॉजी साथ ही करनी है, वैसे तो मैं प्रेफर करता हूँ कि आप चारों का अलग अलग कर लो, पर अगर बॉटनी जूलॉजी साथ में करना चाहते हो तो ये सब आपको अभी जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तभी एक्सपेरिमेंट करना है। ये नहीं कि नीट में गए अभी तो कुछ और तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, वहां जाके कुछ और तरीके से ही ओएमआर फिल कर रहे हैं। नहीं, जितना भी एक्सपेरिमेंट करना है अभी कर लो, मॉक टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दो, उसमें एक्सपेरिमेंट करके पता कर लो कि भाई इस तरह ये स्ट्रेटेजी मेरे लिए बेस्ट है, ओएमआर फिलिंग में इसमें मेरी गलती नहीं होती है। अगली टिप है कि रिवाइज फॉर्मूला एंड फैक्ट्स बिलो मॉक टेस्ट। तो देखो कल आपका मॉक टेस्ट है, तो ये नहीं कि नोट्स खोल के बैठ गए भाई सारे चीजें देखेंगे, सब कुछ करोगे तो कुछ होना भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, 1 डे बिफोर एग्जाम, एक दिन एग्जाम से पहले लंबे लंबे नोट्स नहीं पढ़ने। फॉर्मूला शीट है तो फॉर्मूला शीट देख लो, शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो वो देख लो, और अगर आपने मिस्टेक नोटबुक बना रखी है पिछले टेस्ट के हिसाब से, आपने मिस्टेक नोटबुक बनाई होगी, वो देख के जाने की भाई ये गलतियां मैं करता हूँ, ये मेजर मेजर फॉर्मूले से जो मुझे याद रहने चाहिए, और ये शॉर्ट नोट्स में ये कुछ ये बातें हैं जो मुझे याद रहनी चाहिए, ताकि मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द पेपर आप सॉल्व कर पाओ। समझे? अगला पॉइंट है टेस्ट एनालिसिस। देखो एक आपको क्या करना है, टेस्ट दे लिया, टेस्ट देने के बाद आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। लिस्ट में लिखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, कौन कौन से क्वेश्चन आपके गलत हैं, कौन से क्वेश्चन में आपने सिली मिस्टेक्स कर ली है जो आपके हिसाब से आपको है कि अरे यार ये तो आता था गलती कर दी, कौन से वो क्वेश्चन है जो आपने तुक्के लगाए हैं, और कौन से क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है कि भाई मैंने तो इसमें कॉन्सेप्ट ही कुछ और लगा दिया था। तो वो सारे क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चन आपने तो अब इनको क्या करना है, वो सारे क्वेश्चन आपको लिखने पड़ेंगे कि ठीक है 5 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं, 3 में मैंने सिली मिस्टेक कर दी थी, 2 तुक्के मारे थे, और कुछ 1-2 क्वेश्चन सिली मिस्टेक कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स हैं। तो जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए थे उनको आपको पेपर के बाद में जब आप एनालाइज कर रहे हो तब उनको सॉल्व करना है, और बाकी जितने भी क्वेश्चन रॉन्ग हैं, सिली मिस्टेक वाले हैं, या तुक्के हैं, या कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स हैं, इन सबको आपको रिव्यू करना है एक बार, इनके देखना है कि भाई सही किस तरह से कर सकते थे, या इसमें क्या मिस्टेक मैंने करी है, तुक्का जो क्वेश्चन लगाया है उसको वापस सॉल्व करके देख लो एक बार कि यार इसको कैसे कर सकते थे, या इसका सोल्यूशन क्या है, तब जाके उसका एनालिसिस होता है। आपको अच्छे से 2 3 4 घंटे लगाने हैं एनालिसिस पे, ऐसे नहीं कि आधे घंटे में फ्री कर दिया एनालिसिस ढंग से, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। टेस्ट देने का मतलब ही है, टेस्ट आप इसलिए थोड़ी दे रहे हो कि मैं कुछ देना है, नहीं, टेस्ट आप इसलिए दे रहे हो कि आपकी गलती इंप्रूव हो और गलतियां सही हो और मार्क्स इंप्रूव हो, ताकि आपके नीट में अच्छा स्कोर आ सके। 6 पॉइंट है मिस्टेक नोटबुक। देखो भाई ऐसे बहुत लोग नहीं भी बनाते हैं, पर मैंने बनाई थी इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपको मिस्टेक नोटबुक बना लेनी चाहिए। जो भी क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं, या एक सिली मिस्टेक है, या फिर जो मिस्टेक्स आपकी बार बार रिपीट हो रही है, और क्योंकि वो मिस्टेक अभी हो रही है तो पेपर में भी होगी अगर वो क्वेश्चन आ गया, तो उसके लिए एक नोटबुक बना लेनी है आपको, और उसमें जितनी भी मिस्टेक्स होती है आपसे आपको लिखना है कि गलती क्या हुई, क्या रीजन था उस गलती का, और फिर उसको आपको रिवाइज करना है मॉक टेस्ट से पहले, और मेक श्योर करना है कि ये गलती तो कम से कम आप वापस रिपीट नहीं करो। कुछ और टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहता हूं। पहली टिप है कि डोंट टच द ऑप्शंस अंटिल यू हैव रीड द होल क्वेश्चन।
तो समझो क्या है कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन आया और फिर ऑप्शन आ गए, जाते ही सीधे 4 ऑप्शंस को नहीं देखना है। कई लोग ऐसे करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ा नहीं, ऑप्शन देखने चले गए, फिर वो वही जो अपने कीवर्ड्स होते हैं नोट, एक्सेप्ट, ये छोड़ देंगे और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। आपको पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद जाके ही आपको ऑप्शंस पे उतरना है। दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरी टिप है कि ऑप्शंस में भी आपको यही करना है कि एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, उसके बाद में चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। ये नहीं पहला ऑप्शन पढ़ा, अरे हाँ यही होगा, टिक लगा दिया, नहीं, बाकी के 3 ऑप्शन भी पढ़ने हैं। क्या पता कोई इससे ज्यादा अच्छा ऑप्शन हो, क्योंकि आपको सबसे अच्छा ऑप्शन देखना होता है ना, तो इसलिए आपको चारों ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे ताकि आपको ऐसा रहे कि हाँ भाई ये ज्यादा सही ऑप्शन है, ये कम है। क्योंकि कई बार होता है कि ट्रिक कर देते हैं, जैसे कि हमारे टाइम पे एक क्वेश्चन आया था, मुझे अभी पता है, उसका आंसर पॉइंट में जाके कुछ चेंज था। ऐसे एग्जांपल देता हूं, पहला था 1.01 और दूसरे का ऑप्शन था 1.012 ऐसे करके, तो वहां भी बहुत ऐसे कंट्रोवर्शियल था। तो आपको एकदम अच्छे से सॉल्व करना है और चारों ऑप्शंस को देख के ही राइट आंसर टिक करना है। फिर तीसरा पॉइंट है कि तुक्का, भाई तुक्का कोशिश करो कम से कम लगाओ। और तुक्का लगाने का भी एक वो तरीका होता है कि अगर 4 में से आपने 2 क्वेश्चन एलिमिनेट कर दिए तो और 2 बच रहे हैं, तो 4 ऑप्शन में से 2 एलिमिनेट कर दिए हैं, 2 बच रहे हैं, तो उन 2 में आप फिर भी तुक्का लगा सकते हो। अगर चारों ऑप्शन ही आपके लिए अलग है और आपको ऐसा लग रहा है चारों ही सही हो सकते हैं, तो वहां तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है। 4 और 3 में 2 में फिर भी आप लगा सकते हो। पर अगर ऐसा है कि आपकी किस्मत ऐसी है कि आप जब भी तुक्का लगाते हो गलत ही होता है, तो भाई मत ही लगाओ तुक्का, अपने सॉल्व करो बढ़िया आराम से, ठीक है। फिर एक और चीज, अगली टिप है कि आपको मॉक टेस्ट छोड़ना नहीं है। एक तो मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देने, दूसरा मॉक टेस्ट के बाद उसको एनालाइज भी करना है, फिर मिस्टेक नोटबुक भी बनानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। 3 मॉक टेस्ट देना, उसको एनालाइज करना और उसकी मिस्टेक नोटबुक बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके मार्क्स स्टक हो चुके हैं तो यही एक चीज है जो आपके मार्क्स को इंप्रूव करा सकती है, अपार्ट फ्रॉम रिवीजन तो करना ही है मार्क्स बढ़ाने के लिए। दूसरा है आपको मॉक टेस्ट ज्यादा देने, एनालाइज करना है और मिस्टेक नोटबुक बनानी है, तभी आपके मार्क्स बढ़ेंगे। और सिली मिस्टेक भी ऑब्वियसली जब इन सबको करोगे तो सिली मिस्टेक भी कम हो जाएगी आपकी। तो बस यार इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जैसे कि मॉक टेस्ट एनालाइज कैसे करें, मिस्टेक नोटबुक कैसे बनाएं, या और कोई भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बता देना मुझे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या फिर पसंद आई है या फिर आपकी ये वीडियो किसी भी तरह से हेल्प कर रही है, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।